बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक नया फैसला आता दिखाई दे रहा है कि क्योंकि कुछ दिन कबल हम बात कर रहे थे बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, और कल ऐसा लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया था कि बाबर आजम को एक दफ़ा फिर कप्तानी सौंपी जाएगी। अब से कुछ देर बाद एक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास होगा जिसमें बाकायदा तौर पर बाबर आजम को T20 की कप्तानी सौंप दी जाएगी। इससे कबल एक 4 रुकनी बैठक कल हुई है चेयरमैन PCB के साथ, जहां पर सिलेक्शन कमेटी के नए जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर कप्तानी के हवाले से कल बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो आज उसका रिजल्ट सामने आता दिखाई दे रहा है। बाबर आजम को एक दफ़ा फिर T20 का कप्तान नामजद किया जा रहा है। तो बाबर आजम माजी में अगर देखें तो 71 T20 मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से कप्तानी करते दिखाई दिए हैं। 42 में उन्हें फतह नसीब हुई है, जबकि 23 T20 क्रिकेट में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो बाबर आजम के लिए खुशखबरी फिर भी है कि बाबर आजम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 की क़यादत करेंगे। लेकिन साथ साथ इस क़यादत के साथ क्योंकि माजी में अगर देखें तो हम्माद वसीम, मोहम्मद आमिर के साथ इनके अख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे, जिसके बाइस ना ही हम्माद को वो टीम में शामिल करते थे ना ही मोहम्मद आमिर के। और फिर हमने देखा कि माजी में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली और उससे कबल अभी हाल ही में हमने देखा 6 माह कबल हम्माद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन अब दोनों ने रिटायरमेंट वापस कर लिया है और इस यकीन दहानी के साथ ही वो उन्होंने जो है टीम में वापसी का अंदिया दिया है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी हुई है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यकीन कुछ ना कुछ मामला तय हुए थे, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट वापस लिया और रिटायरमेंट वापस लेने के बाद इन खिलाड़ियों को मुमकिन 29 फिटनेस ट्रेनिंग कैंप जो काकुल एबटाबाद में लगा हुआ है वहाँ पर ये खिलाड़ी मौजूद है। तो उन खिलाड़ियों के हवाले से भी आज अपने शो के अंदर बात करेंगे कि कल दूसरा रोज था ट्रेनिंग का और किस किस्म की ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग में क्या कुछ होता रहा कल एबटाबाद के अंदर। तो कल बहुत कुछ हुआ है एबटाबाद के अंदर, वो भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, एक दफ़ा फिर कप्तानी सौंपी जा रही है बाबर आजम को, आप क्या समझते हैं कि फिर क्योंकि माजी में अख्तलाफात ग्रुपबंदी टीम के अंदर होती दिखाई दे रही थी, अब इस चीज़ का आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्योंकि कल जब सिलेक्शन कमेटी ने जो बनी है नहीं वो बाकायदा तौर पर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने 2 नाम दिए थे, एक बाबर आजम का नाम और दूसरा मोहम्मद रिजवान के नाम। तो फैसला बाबर आजम के नाम कुर्रा निकलता दिखाई दिया, लेकिन माजी में अगर क़यादत की बात करें तो यहाँ पर हम्माद वसीम और साथ साथ हम मोहम्मद आमिर की बात करेंगे तो वहाँ पर इनके अख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। क्या ये खिलाड़ी बाबर आजम की क़यादत में खेलना पसंद करेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। फिर शाहीन शाह आफरीदी एक सीरीज़ के बाद आउट कर दिए जाते हैं कप्तानी से, आप समझते हैं ये फैसला सही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? देखें, ये म्यूज़िकल चेयर्स का जो है ये हमारे सोसाइटी के फैब्रिक में है और इनको जो है वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने बाबर को कंपेल किया और उन्होंने रिटायरमेंट ली एज अ कैप्टन और फिर उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी को और शान मसूद को जो है कप्तान बनाया। तो और उसके बाद जो है दोबारा बाबर को कप्तान बनाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे उसमें एक इनसिक्योरिटी और कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है और एक खिलाड़ियों में एंग्जाइटी रहती है। इसी वजह से हम जो है जेल नहीं हो पाते। और आपने माजी में भी यही देखा कि ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ऐसी टीम है कि किसी भी टीम को जो है टफ़ टाइम दे सकती है। लेकिन ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती क्योंकि हमारे यहाँ फिर इंटरनल जो है कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं और एक कैप्टन को कट एंड चॉप पॉलिसी पे उसको हटा दिया जाता है, फिर दूसरे को लेके आते हैं। तो अब देखें, अगर यही अगर वो बाबर को लेके आ रहे हैं तो कम से कम ये एक चीज़ की जाए कि वो अकोमोडेट करे हम्माद वसीम को और आमिर को, और सिमिलरली आमिर और हम्माद वसीम को भी चाहिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करें बाबर के लिए और एक साथ जो है जेल होके खेलें, क्योंकि उनका असल मकसद जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलना है और एक एंटरटेनमेंट के साथ जो है उनको इफ़ेक्टिव क्रिकेट दिखानी है, इम्पैक्ट दिखाना है और जब वैल्यू एडेड खिलाड़ी बनना है ताकि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान का नाम रोशन हो।
अच्छा, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, चलें ये तो हो गई बाबर आजम के हवाले से, मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन अब दो गैर मुल्की कोचेस के लिए आ रहे हैं। एक वनडे में जो है बाकायदा तौर पर जो है कोचिंग करेंगे, एक टेस्ट मैचेस में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और दो नामों में अगर हम बात कर लें तो जनूबी अफ्रीका की गैरी क्रिस्टन है, और जबकि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर गिलेप्सी जो है यहाँ पर कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि टेस्ट और वनडे में अलग अलग कोचेज़, क्या आप गैर मुल्की कोचेज़ को अब बड़ी तनख्वाहों पे और दो अलग अलग फॉर्मेट के लिए कोचिंग के लिए आप बुला रहे हैं? क्या ये फैसला भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सही है? देखें, अब ये अरबाब अख्तियार ने क्या सोचा है इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाता है कि आप इतना ह्यूज अमाउंट इनको दे के और जो है वो कोचेज़ हायर कर लेते हैं। हमारे कोचेज़ जो हैं वो भी इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो हमारे खिलाड़ियों को जेल करके और लड़वा सके मैदान में। और मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी की कमज़ोरी है क्या, और ये एक किस्म का इशारा देती है कि हमारे यहाँ जो भी लोग हैं वो भले खिलाड़ी हों या कोचेज़ हों, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। इसका मतलब है कि वो उनका इशारा इनडायरेक्ट वे खिलाड़ियों पे भी आ जाता है कि मतलब है कि फ्यूचर में जब वो रिटायर्ड होंगे तो वो दे आर नॉट गुड इनफ। उनके जहनों में नहीं है कि हम कभी पाकिस्तान के लिए कोचिंग करते दिखाई देंगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें मतलब है कि खुद ही को अपने आप को बुरा कहने वाली बात है, और गोरे को जो है वो आप पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे एक अजीब सी चीज़ ये नज़र आती है कि फिर गोरे ही क्यों, उसमें तो फिर हमारे पास वेस्ट इंडीज़ के भी हैं और इवन इंडिया के भी हैं। अगर मुझे नहीं पता कि इंडिया के लोग यहाँ पे आएंगे या नहीं, मगर जिस तरह मैंने पिछले गेम्स में कहा था कि संगाकारा एक हमारे पास नाम जहन में आता है, या जयावर्धने ऐसा नाम है, या जय सूर्या है, जो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, या इवन अरविंदा डी सिल्वा है, ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो हमारे पास शायद इनमें कम पैसों पे आ भी जाएं और अच्छी कोचिंग कर भी सकें। उनकी लैंग्वेज बैरियर भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये हम ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से या इंग्लैंड से या न्यूजीलैंड से ही क्यों पकड़ते हैं? तो ये मुझे भी आज तक बात जो है समझ में नहीं आती। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की शायद तबीयत हमारे पास रही है। चलें, ये अंग्रेज़ों की तबीयत हमारे पास रही है। साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ी सी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद के हवाले से, आप समझे शान मसूद को जो है हमेशा, पिछले दिनों ने एक बयान दिया कि हमेशा मुझ पे ताने मुझे मिलते हैं कि मैं सिफारशी सतह से जो है आया हूँ टीम के अंदर। आप समझते हैं उन्होंने तो अपने बैट से रन किया है, उसके बाद टीम में शामिल हुए हैं। ये ताना देने वाले तो गलत लोग होंगे। देखें, मकसद ये है कि पाकिस्तान में सिस्टम, जब मैंने आपको ये बार बार यही कहता हूँ कि सोसाइटी के फैब्रिक में जब सिफारिश का एक ताना वैसे ही लगा हुआ है, तो फिर जो भी इसमें आता है, अब अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम कितने भी बड़े खिलाड़ी हो जाएं, लेकिन कप्तानी के लिए हो सकता है कि उनके लिए भी कोई सिफारिश लगी हो। तो ये शान मसूद का कहना जो है वो अपनी जगह गलत बिल्कुल नहीं भी होगा। अगर वो मेरिट पे आए भी हैं तो हमारे पास लोगों के तो परसेप्शन में यही होता है कि इनकी कोई सिफारिश है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ मेरिट पे नज़र आती नहीं है। कहीं भी अगर वो कोई इत्तेफाक से बाय डिफ़ॉल्ट आपने कप्तान बना दिया और वो मेरिट पे बना दिया और वो अच्छा हो गया, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसको निकाला जाए और किसी और को लेके आ जाए। बाकी ज़्यादातर जो है हमारे पास अपॉइंटमेंट जो है वो सिफारिश पे होते हैं, इंडक्शन भी खिलाड़ियों की सिफारिश पे होती है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाते हैं अपने बलबूते पे तो वो इन हो जाते हैं, वरना हमने देखा है कि बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को, अब जना फवाद आलम की हम बात करें, असद शफीक को काफ़ी अरसे तक उन्होंने नहीं ट्राई किया। तो क्या है कि ये चीज़ें नज़र आती हैं कि सिफारिश तो है, डेफिनेटली है, लेकिन अब शान मसूद के केस में है या नहीं है, इसको मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखें ये शक तो उन्होंने खुद ने भी जाहिर कर दिया, और ये परसेप्शंस हैं हमारे क्रिटिक्स के कि ये जो है जो भी आता है वो सिफारिश पे ही आता है। तो इसी वजह से अब हमारे पास ये होगा, बाबर आजम एक अच्छा क्रिकेटर है, लोग उनको पसंद करते हैं, और मैं कमेंट्स भी देख रहा था जब बाबर की कप्तानी की बात हो रही थी, तो उसमें 80% लोग जो है उसके फेवर कर रहे थे, क्योंकि लोगों को इतना क्रिकेट के बारे में मालूमात नहीं होती और वो बस जज्बातियत में वो अच्छा क्रिकेटर है इसलिए अच्छा कैप्टन होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि शान मसूद को
जो है अपनी इतनी उस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन लोगों के परसेप्शंस को आप कुछ भी नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। और आपकी सोसाइटी जब इसी सिस्टम पे चलती है तो आप इसमें कहीं पे भी जो है डिसअपॉइंट ना हो, अपनी मेहनत करते रहें, हो सकता है आपको दोबारा मौका मिल जाए। चलें, अपनी मेहनत करते रहें, दोबारा मौका मिल जाए। शान मसूद के हवाले से मज़ीद और चलेंगे, क्योंकि कप्तान बाबर आजम अगर बन जाते हैं T20 के, क्योंकि अब से कुछ देर बाद है इसका बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान भी कर देगा, तो यहाँ पर ख़तरात आप समझते हैं कि टेस्ट मैचेस में जो टेस्ट की टीम की क़यादत कर रहे हैं शान मसूद, उनके लिए भी होती दिखाई दे रही है? डेफिनेटली जब लेकिन टेस्ट मैच हमारे पास अभी थोड़ा सा दूर है। उससे कबल अगर हम देखें तो T20 3 सीरीज़ है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होगी, यहाँ पर जो हमारे भी इत्तलात हैं वो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 में क़यादत करेंगे। आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेलनी है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ खेलनी है, फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है। तो यहाँ पर क्योंकि इससे इतने मराहल के अंदर हम देख रहे हैं टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के नहीं है। अगर टेस्ट मैचेस आते हैं तो क्या आप समझते हैं कि कोई शान की भी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में अच्छी नहीं रही है? एग्जैक्टली ना ही बाबर की रही है, ठीक है ना। तो मसला यही है कि शहजादा किस्मत शाइन की इस तरह आप उसको टफ कह सकते हैं कि हालांकि वहाँ पे उन्होंने आखिरी T20 जीता था, लेकिन यहाँ पे आके PSL में उनको बहुत बुरी हार हुई। अगर PSL वो जीत जाते या नहीं भी जीतते, टॉप 4 में पहुँचते, तो शायद उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट बन जाता। हालांकि उसमें मैं समझता हूँ कि शाहिनशाह का कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि एक वेव जो है ना वो इनके लिए आ गई, बाबर के लिए, कि इनकी बैटिंग क्लिक हो गई। और दूसरा ये है कि जो 2 सीरीज़ थी, एक टेस्ट मैचेस की और एक T20 की, वो पाकिस्तान हार गया। और जाहिर सी बात है लोगों का जो परसेप्शन है दोबारा वो बाबर की तरफ चला गया। तो उसी वेव के साथ बाबर को भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई और डिसीजन उनके फेवर में जा रहा है। शान मसूद पे देखें, अब ये है कि आगे जो भी 4 डे मैचेस होंगे और उसमें शान मसूद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना होगा। और अगर बाबर कामयाब हो जाते हैं T20 में और वनडे में, तो शायद उनका केस मजबूत हो जाए। तो ये पाकिस्तान के सिस्टम में हम कहीं पे भी ये कह नहीं सकते कि शान मसूद, क्योंकि उन्होंने 3 टेस्ट खेले हैं और तीनों हारे हैं, तो उनको बड़ी टफ जो है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया था। उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये कि उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मुझे सिंपैथी है दोनों के साथ, शान मसूद के साथ और शाहीन के साथ। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, कोई क्रेडिट मैं बाबर से दूर नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि इनके साथ जाती है कि आपने जो इनको कप्तान बना के हटा दिया जाए। और ये है कि आगे हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात हैं हमें कि जो भी आए पाकिस्तान के लिए लड़े और पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए लड़े और पाकिस्तान को जीत में अहम किरदार अदा करे। शाहिनशाह आफरीदी T20 के कप्तानी से दरबदर होंगे जब है, तो क्या उन पे भी प्रेशर होगा? क्योंकि इस वक्त देखें तो फास्ट बॉलिंग लाइनअप हमारे पास बहुत लंबी है। अगर वो परफॉर्म नहीं करते, इंजरी का शिकार रहते, तो इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी रहेगा। गो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़बरदस्त और पाकिस्तान के विकेट टेकर बॉलर। देखिए, शाहिनशाह आफरीदी 3-4 साल से एक स्पेयर हेड है पाकिस्तान का, जो पेनिट्रेट करता है और शुरू के ओवर में अगर कह सकते हैं पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। और देखें, पहले के ज़माने में आमिर होता था, मोहम्मद आमिर शुरू के ओवर्स में विकेट निकालता था, तो आमिर को तो उन्होंने फिर ड्रॉप कर दिया था। फिर अब शाहिनशाह आफरीदी स्पेयर हेड था, तो उसके वो जो है शुरू के ओवर में कहीं ना कहीं विकेट निकाल ही लेता है, एक आधी विकेट तो ज़रूर निकाल लेता है। तो ये उसकी जो इम्पैक्ट है, उसकी वैल्यू एडिंग जो पाकिस्तान टीम की तरफ है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बाकी ये कि कहीं दिल पर बर्दाश्ता हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा प्रो है और वो फाइट आउट करेगा और अपनी फिटनेस को रखेगा। क्योंकि देखें, अगर वो अपने आप को वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगा तो उसको भी पता है कि फिर उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इज़ टू यंग और उसको कप्तानी मिली, ये भी उसके लिए इज़्ज़त की बात है। 3 T20 में वो खेला, तो ये है कि वो अपनी मेहनत करे और वापस आए, और आगे भी उसके पास टाइम है
कप्तानी भी हो सकता है कि इसको दोबारा मिल जाए, क्योंकि एक तजर्बा तो उसके पास है। तो अपनी मेहनत करता जाए और अपने साथ जो भी 3-4 उसके बाद बॉलर हैं उनको भी सपोर्ट करें, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करें। चले पाकिस्तान के लिए अच्छी मिसाल कायम करे। आमिर अगर टीम में आ जाते हैं और तो शाहीन को कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे कबल अगर बॉलिंग अटैक पे जाएं तो ज़मान खान, हारिस रऊफ़, फिर नसीम शाह का बड़ा साथ रहा है शाहीन शाह अफरीदी का। आमिर आते हैं तो फिर आमिर के साथ कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन जाएगा। शाहीन शाह जबरदस्त एक नसीम लिथल शाह हमारे पास मौजूद होंगे, फिर ज़मान खान हमारे साथ होंगे, हारिस रऊफ़ हमारे पास हैं। तो बॉलिंग पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ तो बहुत लंबी नज़र आ रही है। बिल्कुल। देखें, एक जो ट्राइड हॉर्सेस होते हैं ना, उनको जब आप वापस लेके आ रहे हैं तो आपको पता है कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अब एक तरफ से अगर शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कराते हैं, दूसरी तरफ से आमिर कराते हैं, फिर उसके बाद नसीम शाह आ जाते हैं, फिर जमान है, फिर स्पिनर में शादाब है, आपके पास है, उसामा है, तो फिर आपके आपकी पास नहीं बॉल करने वाला अहमद वसीम है, साइम अय्यूब है, यानी कि ऑप्शंस बहुत है बाबर आजम के पास। बेहतरीन। और मैं समझता हूँ कि बाबर ने भी इसी वजह से एक्सेप्ट किया होगा कि इतनी बैलेंस टीम इससे कबल ऐसी नहीं बनी, ऐसी टीम नहीं थी। तो बाबर के पास ऑप्शंस बहुत हैं और वो ज़बरदस्त टीम बन जाएगी। और ये है कि आपके पास जो है ना वो फास्ट बॉलिंग में इतना जो स्किल्स हैं ना उसकी आमिर की शक्ल में, और बाकी तो ऑलरेडी हैं, तो उससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी टीम और दूसरी टीमों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट फिर होगा। बाबर के लिए मिडिल ओवर्स में बॉल कराने के लिए उनके पास स्पिनर मौजूद है, शादाब उनके पास मौजूद होंगे, उसामा मीर उनके पास मौजूद होंगे, इफ्तिखार होंगे, साइम अय्यूब होंगे, तो ऑप्शंस बहुत हैं, ऑप्शन बहुत होंगे। और देखें इससे एक मतलब कंबाइन करके एक कंप्लीट पैकेज है। और फिर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पे थोड़े चले जाएंगे तो हमारे पास आमिर जमाल मौजूद होंगे, वसीम जूनियर मौजूद होंगे, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त टीम होगी। इवन जो नाम आपने लिए हैं उसमें तकरीबन जो है 7 से 8 या 9 बॉलर हो जाते हैं, और फिर उसी तरह जो है उनमें बैटिंग कैपेबिलिटीज़ भी हमारे इनके अंदर, शाहीन शाह अफरीदी के अंदर और उसके अंदर आमिर के अंदर और इवन नसीम शाह के अंदर ऐसी हैं कि नसीम शाह ने अभी फाइनल में करके भी दिखा दिया, और पहले भी उन्होंने इंटरनेशनल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिताया नसीम शाह ने पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये लेट ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा जो है वो शुगन है कि आगे जो है पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत होगी। अल्लाह करे कि ये सारे फिट हों और वर्ल्ड कप में अपनी जो है सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें और जितवा सकें। चलें, फिटनेस की बात हो रही है तो थोड़ी सी फिटनेस में मजीद बात कर लेते हैं, क्योंकि काकुल में कैंप लगा हुआ है एबटाबाद में, और कल दूसरा रोज़ था, आज तीसरा रोज़ है। कल अगर हम देखें तो खिलाड़ियों ने जो है बड़ी थकावट उनको महसूस हुई है। अब फिर 2 किलोमीटर रेस भी रखी गई थी, जिसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के इमरान खान नियाजी जो एमर्जिंग प्लेयर निकल कर आए पाकिस्तान सुपर लीग से, उन्होंने जीती। दूसरी तरफ बात करें तो रिजवान शादाब दूसरे नंबर पर रहे, फिर दीगर खिलाड़ी। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कल के इसमें कि हमने देखा कि आज़म खान वो सबसे आखिरी में जो है थकावट के शिकार होकर वो 2 किलोमीटर रेस जो हो रही थी उस पर पहुँचे। क्या कहेंगे इमर्जिंग प्लेयर के हवाले से और फिर इन 3-4 प्लेयर्स के हवाले से कि इन्होंने फिटनेस कैंप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई? देखिए, जब मैं समझता हूँ कि रिजवान और शादाब का तो नज़र आता है उनकी ऑन द फील्ड के उनकी फ़िटनेस, मगर इतनी अच्छी फ़िटनेस का मुज़ाकरा करेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। इमरान खान नियाजी का तो समझ में आता है क्योंकि इज़ यंगस्टर, और मेरे पहली पोजीशन उसी ने हासिल की है कल। तो दूसरी आप कह रहे हैं कि रिजवान और शादाब 4 प्लेयर्स है। फिर हमारे फास्ट बॉलर्स वहाँ पे कहाँ पे थे, नसीम शाह हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ़ हैं। नसीम शाह दूसरी पोजीशन पे थे। अच्छा, दूसरी पोजीशन पे थे। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत खुशाइंद बात है। बाकी ये कि अगर आज़म खान नहीं पहुंच सके तो नहीं पहुंचे जरूर हैं, लेकिन बहुत लेट पहुंचे, उखड़े हुए कदमों से वो पहुंचे। तो वो जिन खिलाड़ियों ने 7 मिनट 9 मिनट 10 मिनट में फासला तय किया है, आजम खान वहाँ 15 से 17 मिनट के दरमियान पहुँचते हैं। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल टाइम ले गए।
तो इसका मतलब है कि उनकी फिटनेस का तो प्रॉब्लम्स अपनी जगह वेट हैं। की वजह से शायद आप वेट, समझते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वेट, अगर रनिंग कर रहे हैं तो वेट का बड़ा मतलब होता है। वेट का बिल्कुल दीगर है। अगर एक्सरसाइज पे शहजादा, चले जाएं तो उसमें तो आजम पूरे उतरते हैं, लेकिन हाँ, रनिंग में शायद खड़े कल होके वो देखें, खड़े होके वो बैटिंग करते हैं। आपको शायद याद होगा कि क्रिस गेल जो है ना, उनका हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, उसके बाद उसने भागना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो वैल्यू ऐड करता था। तो अगर आजम खान एज अ बैट्समैन एंड अ विकेट कीपर वो वैल्यू ऐड करते हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें कोई मजाका नहीं है कि डेफिनेटली वो एक हिस्सा है उनकी फिटनेस का। लेकिन ये कि मतलब जो है इतना भागना 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि इस पे कोई आज़म खान पे इस चीज़ का कोई इल्ज़ाम आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कि फ्यूचर में उनको, और जो एक वेस्ट इंडीज़ के मेरा ख्याल है विकेट कीपर हैं, वो भी काफ़ी हैवी हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपना वज़न कम करें, क्योंकि अगर आप उन्होंने अपने करियर को प्रोलॉन्ग करना है तो डेफिनेटली ये चीज़ें कंसिडर होंगी आगे चल के, और अगर अभी नहीं होंगी तो आगे चल के होंगी। और क्रिटिसिज्म उन पे आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना वो चाहते हैं कि वो लंबा खेलें, तो अपने जब वज़न पे जो है वो नज़रसानी करें, डॉक्टर से रुजू करें और अपना वज़न कम करें। अच्छा वजन कम करें। चलें, ये तो हो गई बातें। अब क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है, फिर आयरलैंड के खिलाफ आपने सीरीज़ खेलनी है 10, 12 और 14 मई को आयरलैंड के खिलाफ आप तीन T20 मैच खेलेंगे। तो आयरलैंड ने भी बाकायदा अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को कुछ नए खिलाड़ियों को ज़रूर आजमा लेना चाहिए। डेफिनेटली आजमाना चाहिए, और बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 5 मैचेस बहुत होते हैं, और आपके पास जो है वो अच्छे खिलाड़ियों को रेस्ट कराने की पॉलिसी भी है। तो ये है कि या तो शुरू के मैचेस में या आखिर के मैचेस में आपको दूसरे खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो रही है वर्ल्ड कप के लिए, और वो टीमें भी आ रही हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अपने खिलाड़ियों को आजमाएंगे, और आपको भी अपने खिलाड़ियों को आजमाना है जो आप चाहते हैं। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम शुरू में खेलेंगे 18, 20, 21 अप्रैल को हम पहले पिंडी में मैच खेलेंगे, फिर लाहौर में हम 25 और 27 अप्रैल को मैच खेलेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी कम्बिनेशन चेक करते रहना चाहिए। हम नहीं कहते कि एक साथ तमाम ही नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करें। आपके पास है 13 T20 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से कबल, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, यहाँ पर आपने चेक कर लिया खिलाड़ियों को कि किस नंबर पर कौन सा बैटर सूट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ पर स्पिनर्स अच्छी बॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडवांटेज पाकिस्तान को भी काफ़ी है वर्ल्ड कप से कबल। बहुत है। और देखें, मैं समझता हूँ कि जीतने से ज़्यादा पाकिस्तान को कंसंट्रेट करना चाहिए प्रिपरेशन, और अपने खिलाड़ियों को मौका दें इंटरनेशनल टीमों के ख़िलाफ़, और स्पेशली न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और आयरलैंड भी बहुत अच्छा खेलती है 2020, और उसको भी इजी ना लें। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रिपरेशन के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसका असल जो मकसद है इस टूर्स का, वो है ही प्रिपरेशन टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप। चलें, ये तो अच्छा साइन हो जाएगा कि अगर इससे कबल है पाकिस्तान जो है अपने तमाम ही खिलाड़ियों को चेक कर ले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कप्तानी से हमने काफ़ी बातें कर ली, शान के हवाले से भी बातें हमने कर ली, शहनशाह अफरीदी के हवाले से भी बातें कर ली, इसमें एक पहलू मैं देख रहा हूँ कि इफ्तिखार अहमद, उन्हें कहीं पर कंसर्न नहीं किया जाता है कप्तानी के लिए। आप समझते हैं कि एज ए सीनियर वो भी बड़ा मजे हुए प्लेयर है? हाँ, मगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद PSL में भी कोई कप्तानी वगैरह नहीं की, और शायद उन्होंने कभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो। हाँ, तो वो टॉप 5 खिलाड़ी में आ सकते हैं जिनसे कंसल्ट करे जो है कैप्टन। लेकिन ये कि उनको कंसिडर नहीं किया गया, और अब तो बिल्कुल ही एंड ऑफ द डे आप उनकी जो रिटायरमेंट का टाइम का करीब है, तो मैं समझता हूँ कि उनको कंसिडर तो नहीं होगा। ये वो वाली तो कहानी है नहीं कि माइक ब्रेली को 39 की एज में आके जो है कप्तानी दी जाए, क्योंकि वो एक डिफरेंट कैप्टन था, और उसकी डिग्री फ़िलासफ़ी में और साइकोलॉजी में थी, और उसको वो मानते थे कि वो लड़वाना जानता है। और उसकी हालांकि बैटिंग एवरेज 22 था, तो कुछ भी एवरेज नहीं था, लेकिन उसको कप्तान बनाया गया। तो वो एक डिफरेंट कप ऑफ टी है। इफ्तिखार को वाकई
जो है, मगर मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार ने जितना डिज़र्व करता था उतना खेल भी लिया है, और अब मज़ीद भी उसके पास मौका है आगे खेलने का, क्योंकि अभी PSL में उसने बहुत प्रूव किया है। अच्छा इकबाल साहब, एक बात आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, बड़ा फॉलो करते हैं आप क्रिकेट को, तो कप्तानी पे आज बात चल रही है, तो थोड़ी सी माजी में हम कप्तानी की बात कर लें, तो आपको सबसे अच्छा कप्तान कौन लगा है जो टेस्ट, T20 और वनडे में अच्छी क़यादत करता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि अब फॉर्मेट T20 ज़्यादा हो गई है, तो इस पर तो बाद में, लेकिन टेस्ट और वनडे के फॉर्मेट में माजी में आपको कप्तान सबसे ज़बरदस्त कौन सा लगा, जिसने फ्रंट पर आकर कप्तानी की, बॉलिंग चेंजेस अच्छी करते थे ग्राउंड्स के अंदर, और साथ साथ बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीली करते थे? कौन सा ऐसा बेहतर कप्तान आपको माजी में देखिए, लगा? टेस्ट मैचेस में अगर मैं कहूँ तो बहुत पीछे जाऊँगा मैं, वो मुश्ताक मोहम्मद थे। मुश्ताक मोहम्मद का कैलिपर अभी भी, मतलब देखें, एक तो होती है लक, मगर मुश्ताक मोहम्मद वॉज अ श्रूड कैप्टन। और शहजादा उस ज़माने में आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की चले, आपने खतरनाक। माजी की थोड़ी सी बात की, तो कुछ अरसे कबल एक सईद अहमद साहब इंतकाल कर गए, कप्तानी उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त की थी। क्या कहेंगे, उन जैसा कप्तान भी नहीं, उन जैसा बैटर्स भी अगर वो लंबे अरसे तक खेल जाते तो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। देखिए, वही अगेन हमारी म्यूज़िकल चेयर्स वाली बात और फिर सियासत की बात। उनका कहीं ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर डेनिस लिली के साथ कहीं पे आपस में जो है इनका जो हीटेड डिबेट हो गई थी, और उसके बाद उनको रिटायरमेंट का वो मतलब जो है लेना पड़ा रास्ता। हुआ क्या था कि उस ज़माने में हनीफ मोहम्मद के बाद दूसरे नंबर पे उनका एवरेज था, 40 प्लस एवरेज था, और 2900 के करीब उन्होंने रन्स बनाए थे। हनीफ मोहम्मद के बाद वो दूसरे अच्छे खिलाड़ी समझे जाते थे तारीख़ में। तो ये चीज़ है हमारे पास कि ये प्रॉब्लम्स रहे हैं कि मतलब ये कोई अभी की बात नहीं कि कारदार जब PCB के चेयरमैन थे उसके बाद की बात है, मगर ये शुरू से ये सियासत चलती आ रही है। फिर अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो कारदार साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ये कि फिर हम आते हैं तो हालांकि इमरान खान ज़्यादा अच्छे मतलब सक्सेसफुल रहे, लेकिन ये कि जावेद मियांदाद जो है वो भी अगेन वाज अ वेरी श्रूड कैप्टन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर कप्तानी के हुनर की बात करते हैं तो वो ये खिलाड़ी थे, जिसमें इमरान खान भी आता है, मिसबा भी लकी रहे हैं। लेकिन ये कि देखें, कप्तानी जो है ना एक बहुत बड़ा हुनर है, और हर खिलाड़ी नहीं कर सकता। इयन बॉथम जैसा खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा चल नहीं सका। कपिल देव ODI में बहुत कामयाब रहे, और ODI में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को पहले हराया, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में 2 मैचेस जो है वेस्ट इंडीज़ को हराए। तो ये कप्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि माइक ब्रेली के अलावा जो भी कप्तान रहे हैं वो अपने फ्रंट में खेलते थे और अपने लीड करते थे अपनी टीमों को बाय एग्जांपल, क्योंकि वो एग्जांपल सेट करते थे। जिस तरह ग्रैम स्मिथ थे अपने साउथ अफ्रीका के, तो हमारे पास जो है ना कप्तान यही रहे हैं। फिर हमारे पास लेटली जो कप्तान अच्छा आया था और अच्छा बन चुका था सरफराज, उसको हमने उठा के फेंक दिया, और वो उस वक्त हमारी टीम बनती भी नज़र आ रही थी। T20 में भी वो अच्छा कर रहे थे, और अपना वनडे में भी अच्छा कर रहे थे। टेस्ट के क्रिकेट भी हमारी जो है उसको भी उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ था। लेकिन ये कि हमारे पास ये जो कट एंड चॉप वाली कहानी है, और हम एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं या फेवर्स पे चले जाते हैं, तो फिर जो है ना ये हम सही तरह डिटर्मिन नहीं कर सकते कि हमारे पास अच्छा कैप्टन कौन है और कौन ख़राब है। लेकिन ये कि जितना टफ टाइम इनको मिलता है और उसमें बाहर जाके कप्तान जो है कुछ करके दिखाता है, तो वो कप्तानी वहाँ पे नज़र आती है जो और ये बेंचमार्क सेट किया था मुश्ताक मोहम्मद ने। तो मैं समझता हूँ कि मुश्ताक मोहम्मद की बेंचमार्क को देखते हुए हमें चाहिए कि फ्यूचर में जो भी कप्तान को परखने की कोशिश करें। अच्छा, इमरान खान ने इंग्लैंड में काफ़ी सक्सेस हासिल किया था, तो ये है कि ये जो है ना हुनर, इसको देखना चाहिए। बाकी हमारे कप्तान हमारे मुल्कों में टेस्ट मैचेस जीत के और बिट्स एंड पीसेस में कुछ जो है 2020 और अपना वनडे जीत के
खुश हो जाते हैं, मगर ये नहीं है, कप्तानी एक बहुत बड़ा जो है लीडरशिप रोल है और जो उनको निखारना पड़ेगा। चलें, ये तो कप्तानी की बात, थोड़ी सी उस्मान खान के हवाले से बात कर लें। अब बड़ा एक्शन लेते दिखाई दे रही है अमारात क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि वहाँ से वो खेल भी रहे थे। अब बाकायदा क्योंकि उन्होंने मुआहिदा भी किया हुआ था, ख़िलाफ़ वर्जी अगर करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कोई आने वाले वक्तों में एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि 2 हफ्तों में अमारात बोर्ड ने भी इसका फ़ैसला करना है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी थोड़े से मामलात उस्मान के फेवर में नहीं जाएंगे फिर? देखें, ये हमारे पीसीबी के चेयरमैन और जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनका काम है कि ये इस पर काम करें क्योंकि एक खिलाड़ी का अपना इंटरनेशनल करियर है जो यूएई में इतना ज़्यादा नहीं हो सकेगा। यूएई ज़्यादा से ज़्यादा T20 खेल सकेगी। ये बाकी ये कि अगर आगे उनको कोई फ्यूचर है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसलिए ये इसमें उस्मान खान का इतना कसूर नहीं है, लेकिन ये कि ये हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको चाहिए कि डिप्लोमेट्स को चाहिए कि आपस में बात करें और उनकी गवर्नमेंट से रुजू करें कि भाई इसको जो है या तो रिलीव किया जाए, और अगर नहीं तो फिर सज़ा नहीं दी जाए, इसको कंटिन्यू पर करें, क्योंकि उससे नुकसान ना हो उस्मान खान का। चलें, उस्मान खान का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटर क्लब टूर्नामेंट भी अब करने शुरू जारी है, तो आप समझ रहे क्लब लेवल पे काफ़ी बातें होती थी कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो अब आप समझ रहे कि ये बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? देखें, ये कोई भी टूर्नामेंट भले वो क्लब लेवल पे हो या अगर उससे भी नीचे हो, हमेशा ऐड करता है वैल्यू, क्योंकि मौका मिलता है खिलाड़ियों को अपने कंफर्ट जोन से निकल के मैदान में अपने आप को प्रूव करने का। तो अब वो अपने क्लब के लिए खेलेंगे और जाके प्रूव करेंगे कि उनकी अपनी वर्थ कितनी है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत क्योंकि ही 16 रीजन की टीमें इसमें शामिल होंगी, फिर अप्रैल में टूर्नामेंट होगा। फिर अगर देखें तो माजी में अगर हम बात करें, पीसीबी जब जो आइन था 2014 का, उसी के तहत ये टूर्नामेंट खेले जाएंगे। तो एक तवील अरसे के बाद क्रिकेट के बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि टूर्नामेंट्स का इनेकाद कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये एक अच्छा साइन है कि हमने ग्रास रूट लेवल पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि हमने पिछले प्रोग्रामों में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो भी टूर्नामेंट बढ़ता है वो खुशाइन बात है, और जो भी प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है दोबारा आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और उसको कंटिन्यू रखें और कंसिस्टेंट रहें, और अपनी पॉलिसीज़ में और कैलेंडर में ये जो है सारे टूर्नामेंट डाल दिए जाएं, ताकि लोगों को पता हो कि भाई ये टूर्नामेंट भी होंगे। आउट ऑफ ब्लू अचानक कोई टूर्नामेंट हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि है तो अच्छी बात, लेकिन ये कि ये चीज़ें नेक्स्ट ईयर भी होनी चाहिए, और ये जिस तरह हमारा PSL कंटिन्यू हो रहा है, इस तरह जो है जो भी टूर्नामेंट्स हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए, ताकि जो है खिलाड़ियों को इंगेज रखा जाए। बिल्कुल इंगेज रखा जाए। अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे कि क्योंकि हमने देखा कि 19, 16 और 15 की सतह पर और 13 की सतह पर भी हमने देखा टूर्नामेंट पीसीबी ने कराया है। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि जो प्लेयर्स निकल रहे हैं उनके लिए भी एक ग्रूम करने के लिए कोई फिटनेस बाकायदा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर इन खिलाड़ियों को, जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ भी तवज्जो दे, उनको भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाए। बिल्कुल होना चाहिए। और देखें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मकसद ही ये है कि यंगस्टर्स को ग्रूम किया जाए, और अगर जो है ये जहाँ पे भी फैसिलिटीज़ हैं टूर्नामेंट ज़्यादातर वहीं होने चाहिए, या फिर टूर्नामेंट के बाद जो है जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा जाए, ताकि उनकी एक ग्रूमिंग हो आगे के लिए और फ्यूचर के लिए, ताकि वो अंडर 13 से फिर वो अंडर 15 में आ जाए, फिर अंडर 15 से आगे अंडर 17 में आ जाए, और इस तरह बढ़ते बढ़ते वो जो है प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाए। तो ये अगर ग्रूमिंग करेगी तो ये इट्स अ ग्रेट सर्विस
फ्रॉम पीसीबी टूवर्ड्स द प्लेयर्स, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चले, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी पीसीबी की जानिब से। अगर यहाँ पर इंटर क्लब वनडे टूर्नामेंट का भी आगाज़ हो रहा है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से अगर मैंने ये बात की कि उन्हें बाकायदा जो लड़के परफॉर्म करते हैं उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर बाकायदा एक 20 या 30 लड़कों का पोल बनाया जाए जहां उनको लाके ग्रूम किया जाए। तो साथ साथ क्योंकि फिटनेस है, कैंप भी इस वक्त काकुल में जा रही है और एबटाबाद के अंदर 29 खिलाड़ी इसमें भरपूर तौर पर शिरकत कर, थकावट का शिकार तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन माजी में अगर हम देखें तो 2016 में जब इंग्लैंड के खिलाफ हमने सीरीज़ खेल ली थी, यही काकुल में कैंप लगा था और इंग्लैंड के खिलाफ हमने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा इंग्लैंड में किया था। तो फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और यही कुछ इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करती दिखाई दे रही है। और जिस तरह उन्होंने ये कैंप लगाया, कैंप के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का अंदाज़ा 2 दिनों के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े से थकावट का तो शिकार ज़रूर नज़र आ रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन फिटनेस लेवल भरपूर तौर पर वो वहाँ पर अपना दिखाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इस फिटनेस लेवल के बाइस हम देखेंगे कि इंजरी में भी थोड़ी सी हमारे पास एक कमी आएगी, क्योंकि माजी में हम देखते थे कि इस किस्म की कैंप नहीं रखते थे, जिसके बाइस से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाया करते थे। इसी के साथ इकबाल मेमन को भी इजाज़त दें और साथ साथ मुझे भी, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर अगर हम बात करें, हमने कोशिश की अपने शो के अंदर जो है फिटनेस है जो कैंप लगा हुआ है उस हवाले से बात की, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात की थी। के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।